अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। अलग अलग समीकरण निकाले जा रहे हैं, अलग अलग कयास निकाले जा रहे हैं। कोई जातिगत आधार पर देख रहा है, कोई वर्ग के आधार पर देख रहा है, तो कोई क्षेत्रीय आधार पर इसे देख रहा है। लेकिन कई लोगों को एक और फैक्टर नजर आ रहा है, वो है कि सरप्राइज फैक्टर, जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री के चयन में सरप्राइज फैक्टर भी रहा। लोग कयास कुछ और लगाते रहे, एक बार कोई और गया, तो उसके भी यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, इस मुख्यमंत्री के जरिए सिर्फ दिल्ली की राजनीति को साधने की कोशिश नहीं होगी, इसके जरिए कई और भी राजनीतिक पहलू है जिसको साधने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में सबसे बेहतरीन व्यक्ति कौन हो सकता है सीएम फेस के लिए, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। इस पर 3 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, अवधेश जी हैं, अमिताभ तिवारी जी हैं। अब सही मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। और कुछ ही देर में 2 और मेहमान जुड़ेंगे, सतीश के सिंह साहब और अभिज्ञान प्रकाश साहब। तो आप सभी से बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली की दमदार जीत के बाद अब मंथन दिल्ली में असरदार लीडर के नाम पर है। रेस में दावेदार के कई नाम उभर गए हैं। साहेब बनेंगे परवेश। लेकिन दिल्ली में कहावत और रवायत है कि जो पार्टी नई दिल्ली जीतती है, दिल्ली की गद्दी उसको ही मिलती है। ऐसे में नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराकर फतह हासिल करने वाले परवेश वर्मा काफी असरदार फेस बनकर उभरे हैं। लेकिन बीजेपी में नेताओं के नाम फाइनल करने का पैटर्न चौंकाने वाला रहा है। ऐसे में बीजेपी नया मास्टर स्ट्रोक लगा सकती है। पंजाब का मास्टर प्लान। दिल्ली बीजेपी में बड़े सिख चेहरों में शामिल मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी चलने लगा है। सिरसा के जरिए बीजेपी पंजाब का मास्टर प्लान भी तैयार कर सकती है। आशीष सूद और मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा 2 और ऐसे उम्मीदवार हैं जो पंजाबी मास्टर प्लान में फिट बैठते हैं। कप्तानी में पूर्वांचली दांव। बीजेपी की दिल्ली में जीत में पूर्वांचल समाज का बड़ा रोल रहा है। इसलिए अगर पार्टी ने इस समाज से कोई दावेदार चुना तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का दांव लग सकता है। उनके पास एनडीएमसी में बतौर उपाध्यक्ष काम करने का भी अनुभव है। वहीं पूर्वांचली समाज से आने वाले मनोज तिवारी भी एक विकल्प के तौर पर उभरे हैं। मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 से लगातार सांसद हैं। मनोज तिवारी के जरिए इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से मैसेज दिया जा सकता है। महिला और जाति समीकरण। महिला दावेदारी के मोर्चे पर देखें तो रेखा गुप्ता सबसे मजबूत नजर आती हैं। एमसीडी की काउंसलर के तौर पर प्रशासनिक तजुर्बा और महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते संगठन का कामकाज देख चुकी हैं। इसी तरह पार्टी के अनुभवी नेताओं में शुमार विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सुर्खियों में है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं और वैश्य समाज से बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। इसी लिस्ट में मुस्तफाबाद से जीतने वाले मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी आ रहा है। करावल नगर से बदलकर पार्टी ने मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद में उतारा और मोहन सिंह बिष्ट ने यहां बड़ी जीत हासिल कर दी। ऐसे में अब किसके सिर पर सजेगा दिल्ली का ताज, ये सबको मालूम है कि बीजेपी आसानी से पत्ते नहीं खोलती और सरप्राइज पैकेज खुलने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किसकी लॉटरी लगेगी। बिल्कुल इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान हैं ही, आपका परिचय करा चुका था मैं, और 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सतीश जी हैं और अभिज्ञान प्रकाश जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। और शो की शुरुआत करें तो मैं सोच ही रहा हूँ कि शो की शुरुआत कहाँ से करूँ, कि जो साथ में है उनसे करूँ कि जो दूर है उनसे करूँ। क्या विचार है त्रिपाठी जी? सतीश जी से शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि मेरा मानना है कि राजनीति में एक भी फॉर्मूला होता है कि जो लोग नजदीक हो तो है ही, जो दूर है उनको नजदीक लाया जाए। सतीश जी नमस्कार, बताइए, हम लोग चर्चा ये करना चाह रहे थे कि दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आप तो हम सब में सबसे ज्यादा अनुभवी लगते हैं, क्या आपका ख्याल है? देखिए बीजेपी जो आप बाहर है कहीं? क्या सतीश जी बाहर है कहीं आप? जी हाँ, बीजेपी कहीं बहुत दूर का सोचती है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही, आप हैं कहाँ ये तो बता दीजिए।
मैं धनबाद में हूँ, उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं झारखंड सब घूम के आ रहा हूँ। अच्छा, तो मैं देखता हूँ कि बीजेपी बहुत दूर की सोचती है, तो कोई भाजपा से कोई ये कहे कि बहुत नजदीक है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बीजेपी बहुत दूरगामी फैसला करेगी। दिल्ली में उनका नया मुख्यमंत्री कौन हो, क्या कोई एक जाट चेहरा हो, कोई महिला चेहरा हो, या कॉम्बो प्रिपरेशन दिया जाए जिसमें एक दलित चेहरा भी हो, एक पिछड़ा चेहरा भी हो। तो मुझे लगता ऐसा है कि भाजपा चाहे चेहरा जो करे, ये कॉम्बिनेशन का चेहरा ईस्टमैन कलर होगा, क्योंकि वो दूर का सोचती है, नंबर एक। नंबर दो, अब महिला भी हो सकती है, क्योंकि वो तो सरप्राइज भी दे देते हैं, और सरप्राइज देने का मतलब ये होता है कि वो लंबा देख रहे हैं। अभी जनगणना होनी है, अभी आगे का परिसीमन होना है, आगे अभी वन नेशन वन इलेक्शन का होना है, अभी संविधान और पिछड़ों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार इतने हमले हुए, जिसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और दिल्ली में तो हर दिन हम कैमरा चमकाते ही रहते हैं उनके ऊपर। तो दिल्ली की जीत जो है उनके लिए एक प्रकार से हम कहें तो वो देश की जीत, आगे की जीत को सुनिश्चित करने के लिए वो ऐसा कोई कॉम्बो बनाएंगे जिसमें आपको एक महिला भी दिख सकती है, कोई एक पिछड़ा भी बेचारा दिख सकता है, दलित चेहरा भी दिख सकता है। तो फिर आप दलित चेहरा उनके यहाँ ला दोगे, तो ये भी तो हो सकता है कि फिर उनको जो है ज्यादा संविधान नहीं दिखाना पड़े। तो बहुत तरह की सोच से, राजनीति से, आगे की राजनीति के हिसाब से चेहरे तय किए जाएंगे। मैं इतना जादूगर नहीं हूं कि भाई टॉस उछाल करके कुछ बता दूं कौन होगा, नहीं हो सकता। हाँ, सुन रहे हैं कि परवेज वर्मा का नाम है, सुन रहे हैं, आज तो पढ़ लिया आप ही लोग के नेटवर्क के पब्लिकेशन में कि क्या कहते हैं, कोई महिला चेहरा भी हो सकती है। बांसुरी स्वराज का भी नाम देख लिया। कोई कहा कि दुष्यंत गौतम जो हार गए हैं उनका भी नाम हो सकता है। लेकिन लगता है यही कि एक महिला जरूर होगी। अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होती है या मुख्यमंत्री होती है, ये कहना जरा सा हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, कॉम्बिनेशन, कॉम्बो पैक ही दिल्ली को मिलेगा। पैक होगा। हालांकि यह है कि कई सारे फैक्टर आपने गिनाए, मुख्यमंत्री तो एक ही आदमी को होना है और उसमें एक ही फैक्टर कोई सेट बैठेगा। अभिज्ञान, आपका क्या मानना है, कौन सा फैक्टर है जो हावी रहेगा सीएम चुनने में? नहीं, सारे फैक्टर सतीश ने गिरा दिए, उसको छोड़ना चाहिए था सतीश को, बाकी लोगों को भी गिनाने के लिए लेकिन मैं भी कोई भविष्यवाणी वो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। सतीश की बात से एक पॉइंट से बिल्कुल मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि जो टॉप लेयर डिस्पेंसेशन होगा इस सरकार का, उसमें एक महिला का चेहरा होगा ही होगा। और बहुत कमी बीजेपी को महसूस हो रही है कि अब उसके पास सुषमा स्वराज जैसे चेहरे नहीं हैं, तो इसलिए पॉलिटिकली एक्टिव दिखने के लिए महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए एक वो होगा सीएम, डिप्टी सीएम, ये सब तो वो लोग आराम से तय कर सकते हैं। जो चीफ मिनिस्टर, मेरा अपना असेसमेंट है, जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन होगी उसमें पंजाब का फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि केजरीवाल अपनी राजनीति को यहां से और बचाने के लिए भागेंगे कहा पंजाब। अब जिस डिग्री पर डैमेज किया है बीजेपी ने केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल की विश्वसनीयता चली गई, उनकी सारी क्रेडिबिलिटी जो है, सारी नेतागिरी संघ के बैक्ड आंदोलन से वो अन्ना हजारे के निकले थे, और सारी नेतागिरी इस बात पर टिकी हुई थी कि मैं कितना ईमानदार, मैं कितना ईमानदार। बहुत सारे पत्रकार उनके सलाहकार बने घूम रहे थे, सब ईमानदारी 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 ईमानदारी, अंत में शराब घोटाला। तो मैंने ये बात बहुत पहले आप लोग के ही प्रोग्राम में कही थी कि जब, और कई जगह कही थी कि अगर ये झुग्गी झोपड़ी समर्थक किसी दिन इस बात को लेकर कन्विंस हो गए कि ये भी वैसे ही पॉलिटिशियन है जैसे कई पॉलिटिशियन निकल आते हैं, तो उस दिन से केजरीवाल से मोह भंग हो जाएगा। और ठीक वही हुआ है इस चुनाव में। तो इसलिए बीजेपी अगर इनको चेस करती है, और बहुत रणनीतिक तौर पर बहुत शार्प पोजीशन में है इस वक्त बीजेपी, और हमेशा उसका इस्तेमाल करती है तो वो उनको खदेड़ सकती है आराम से पंजाब तक।
इसीलिए मैं इंटरेस्टेड होऊंगा देखने में कि उसको लिंक करके ये किस चेहरे को बनाते हैं अपना मुख्यमंत्री। अब वो महिला होगी अगर उसको, लेकिन लिंकेज जो है, पॉलिटिकल लिंकेज जहां जिसको वो इनकैश अप करना चाहेगी बीजेपी, वो 100% पंजाब होगा। इसलिए होगा क्योंकि अगर आपने वहां पर डेंट मार दिया और वहां पर कोई चोट पहुंचा दी, तो आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल, कौन सा महल, कैसा महल, चप्पल और वैगनार से, ये सब कुछ अभी तो मैं आज देख रहा था, इतनी चर्चा है उनके निजी बर्ताव को लेकर होनी शुरू हो चुकी है, उनके डिक्टेटोरियल एटीट्यूड को लेकर होनी शुरू हो चुकी है, कितने लोग बोलना शुरू कर चुके हैं उनके खिलाफ जो अब तक चुप रहे थे क्योंकि वो सत्ता में काबिज थे। तो इतनी तरह से बीजेपी का मास्टरमाइंड उनको एक्सपोज कर सकता है क्योंकि ये पार्टी सिर्फ केजरीवाल है, ये अराउंड ये कि जो पंजाब वाली बात आपने जो कही वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और हारने के बाद बहुत सारे चीज़ें लोग अलग अलग बातें निकाल कर लाते हैं सामने। हर्षवर्धन जी, जो माहौल आप देख रहे हैं आज की तारीख में, एक तो पंजाब की बात जो अभी ज्ञान जी ने कही, और दूसरा बिहार में भी चुनाव है, अब पूर्वांचली बहुत बड़ी तादाद में है, तो ये सब फैक्टर काम करेगा क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं करेगा। भारत की राजनीति में इससे नासमझी का विचार नहीं हो सकता कि एक राज्य से दूसरे राज्य की राजनीति साध लेंगे। लेकिन जब यादव जी को बनाया गया था सीएम, तो लोग नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। मुलायम सिंह यादव जी की बात बता दूं कि मुलायम सिंह यादव मुंबई से किसी न किसी को बनाते थे, अबू आजमी चेहरा हो जाते थे, कलकत्ता के एक बड़े कारोबारी को राज्यसभा भेज दिया करते थे। कभी जीवन में इन दोनों राज्यों में कुछ हैसियत बन पाई क्या समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मोहन यादव को बना दिया, और मोहन यादव जी को बनाने के साथ साथ क्या किया, यूपी में कुछ जो सपा के छिटके लोग हैं जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो उन्होंने बड़ा बड़ा मंच वंच लगा के और यादव महासभा का कार्यक्रम करा दिया। पटना में श्री कृष्ण महासभा का कार्यक्रम हुआ था, पटना में बड़ा नारा खूब लगा था, लगा कि अरे अब तो सारे यादव आ जाएंगे। ये कोई समझदारी वाला विचार नहीं है राजनीति में, और मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से बिहार या पंजाब की राजनीति या कहीं और की राजनीति सेट होगी। जहां आप राजनीति करते हैं वहां का नेता तय करता है, जहां आप राजनीति के मुद्दे पकड़ते हैं वहां आप मुद्दे के साथ जनता से जुड़ते हैं। मेरा यह मानना है, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली मतलब जाट, पंजाबी और वैश्य, पूर्वांचली बिल्कुल शामिल हुए हैं, लेकिन पूर्वांचली मतदाताओं का बड़ा वर्ग, और विशेष करके जो बिहार के पूर्वांचली मतदाता हैं, आप उनके नेता देख लीजिए, वो अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर गए, अभी उन्होंने शिफ्ट नहीं किया है। सवाल ये क्या इससे शिफ्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। अब आपको क्या करना है, आप जो स्वाभाविक दिख रहा है, ये ठीक बात है कि अगर कोई महिला नेता आ जाए तो बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि जो नाम आएगा वो विधायक होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने किसी को सांसद से उतार के, वो सब नाम खत्म हो गए, सांसद से उतारेंगे, एक सांसद का चुनाव लड़ाएंगे और फिर एक विधायक का लड़ाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं। फिर क्या है कि जो वीरेंद्र सचदेवा जी अध्यक्ष हैं, जब उनको विधानसभा नहीं लड़ाया तो उनको कोई बना देंगे, मुझे नहीं लगता है। वैसे तो 48 के 48 विधायक काबिल हैं, लेकिन मेरा मानना है कि परवेश वर्मा इन पैमानों पर बहुत फिट होते हैं। सिर्फ एक चीज है कि इतना नाम चल गया है तो सब दुश्मन न हो जाएं, सब उनके पीछे न पड़ जाएं। परवेश बेहतर नाम है, आशीष सूद बेहतर नाम है, विजेंद्र गुप्ता बेहतर नाम है, और जितेंद्र महाजन बेहतर नाम है। मेरा मानना है पार्टी कैडर संगठन का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। उप मुख्यमंत्री में मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे लोगों का नाम या दूसरे और जो लोग हैं वो जरूर शामिल हो सकते हैं। सिरसा का नाम कैसे लिया आपने? मनजिंदर सिरसा चूंकि यहां की शिरोमणि अकाली दल की जो राजनीति थी उसको पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में लेकर आए। मनजिंदर सिरसा पिछले कुछ समय में सिख कम्युनिटी के आउटरीच प्रोग्राम को प्रधानमंत्री के कार्यालय से वो चलाते हैं। पिछले कुछ समय से वो यही काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पंजाब की पॉलिटिक्स, पंजाब की पॉलिटिक्स है, लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स को इफेक्ट करेंगे मैं नहीं मानता हूं। अमरिंदर सिंह से बड़ा नाम तो कोई नहीं हो सकता। वो ऐड ऑन हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं ठीक है, सिख के तौर पर चूंकि पंजाबी जो वोटर हैं उन्होंने भाजपा को वोट किया। पंजाबी वोटर एक समय वोट करते भी थे, बिल्कुल, वो पहले और अभी वो ठीक से किया है। तो मेरा मानना है कि सिरसा जी को रिवॉर्ड दिया जाएगा तो उप मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री वही बनेगा जो खांटी कैडर होगा, जिसको नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने तैयार किया। और मुझे दिख रहा है कि ये जो रणनीति है 1.5-2 साल की जो अमित शाह ने रणनीति बनाई थी और जिसपे परवेश वर्मा लड़ने चले गए, ये छोटी बात नहीं थी। मैं कह रहा हूं आप कुछ भी कह लें और परवेश वर्मा बनेंगे तो जरा सोचिए ना, अब आपको बेवजह जाट नेता नहीं खोजना पड़े घूम घूम। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली,
एक साथ ये पूरा का पूरा सध जाएगा और आपका अपना एक बड़ा जाट नेता तैयार हो जाएगा, जिसकी बड़ी कमी है। नहीं, ये भी एक हो रहा था कि हरियाणा में आपने जाट नेता नहीं बनाया, जहां जाट बना तो वहां नहीं बनाया, तो ये भी एक साधा जा सकता है। आपको क्या लगता है, चूंकि परवेश वर्मा के साथ जो अलग अलग पैमाना हमने देखा कि एक तो पार्टी से जुड़े हुए हों तो जुड़े हुए हैं लंबे समय से, संघ से जुड़े हुए हैं तो संघ से उनका बहुत पुराना नाता रिश्ता है, जाट भी उसमें है और बहुत बड़े दिग्गज को हरा कर के आए हैं, तो आपका मन इन्हीं पे जा रहा है कि आपको कुछ और मन कर रहा है? देखिए, अगर कौन बनेगा वो तो छोड़ दिए, उससे बच जाइएगा। आपको अगर मान के चले कि आपको कहा जाए आप चुन के बताइए कौन होगा, तो नहीं, इसके लिए आधार क्या होगा? हाँ, जो आधार नहीं होगा उसके बारे में जो हर्षवर्धन जी ने कहा वो 100% सही है, क्योंकि एक हिमंतो बिश्व शर्मा को छोड़ दें तो जितने भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने बनाए हैं वो सब संगठन के लोग रहे हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं, और वो बिल्कुल एक आइडियोलॉजी वाले लोग रहा है, भले वो छोटा वहाँ अपनी जगह रहा हो। पहली क्राइटेरिया तो ये होती है। देखिए, इस समय जब मोदी जी ने जीत के बाद जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली मिनी इंडिया, एक लघु भारत है, तो यहाँ से ये दिल्ली की रचना ऐसी हो जिसमें पूरा भारत जो है दिखाई दे। और इस समय दिल्ली के चैलेंजेस हैं, आप ध्यान रखिए, जब हम सोचते हैं तो दोनों चीज़ें हैं कि जो हमारे वायदे हैं, जो अपेक्षाएं हैं और जो चुनौतियां हैं। चुनौतियां में अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली में ही हैं और बहुत ज़्यादा प्रतिशत वोट से हारे नहीं है, उनकी राजनीति का भी सामना करना है आपको। साथ ही साथ जो इस समय एक्सपेक्टेशन क्या है कि धीरे धीरे दिल्ली में सारे मीडिया का केंद्र है हमारे यहाँ, दिल्ली में सारी पॉलिटिक्स का केंद्र है हमारे यहाँ, और इस समय भारत चूंकि विश्व में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में खड़ा है, इसलिए विश्व का भी बड़ा बड़ा समागम, जैसे पहले हमारे यहाँ वैसे भवन नहीं थे, हॉल नहीं थे कि हम यूनाइटेड नेशन से लेकर और ह्यूमन राइट्स सबका सम्मेलन करा सके और सारा फ्रांस को, ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका को खूब उसके किराया जा रहे हैं। अब हमारे पास यशोभूमि नहीं, यशोभूमि है और भारत मंडपम इसी से बनाई है। तो आने वाले समय में दिल्ली में दुनिया के बड़े बड़े सम्मेलन कराए जाने हैं और उसी हिसाब से आपको एयरपोर्ट का भी उसी हिसाब से निर्माण हो रहा है कि ये सारे जो दूसरी जगह हमारे यहाँ भी आए और वो सब हमारे यहाँ करें, तो वो सब चीज़ें भी होनी है भविष्य की दृष्टि से। और यमुना को जैसे 2 साल 2.5 साल के अंदर अगर यमुना का कायाकल्प करके एक बड़े रिवर फ्रंट में बनाना है, और सबसे बड़ा चैलेंजेस यह है कि केजरीवाल ने जो पॉलिटिक्स शुरू की है जिसमें नैतिकता, अनैतिकता, झूठ, सच, उसमें कोई भेद ही नहीं रहने दिया उन्होंने। केवल एक फ्री बीज के आधार पर हमने पॉलिटिक्स की और दिल्ली के सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। मैंने सड़कें आपकी ध्वस्त है, यहाँ पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है लोगों को, हवा जो है दिल्ली की खत्म है, जमुना सड़ चुकी है, बसें आप फ्री कर दिए, 75% बसें। कोई प्रोग्रेसिव आदमी चाहिए जो विकास नहीं, अब ये सारे चैलेंजेस को पूरा करना हो। और साथ ही साथ जो हम लोग चर्चा करें कास्ट इक्वेशन जो आजकल देख रहे हैं, वो कास्ट इक्वेशन में जैसे इन्होंने एक जाट की बात की तो फिर दलित की भी बात हो सकती है। बीजेपी के पास अभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या महिला मुख्यमंत्री के नाम पर कंसिडरेशन होगा? ये सारे ये भी एक है कि मतलब जहां भी बीजेपी की सरकार है महिला मुख्यमंत्री नहीं, दलित भी नहीं है, नहीं, दलित उप मुख्यमंत्री है, दलित भी मुख्यमंत्री नहीं है, तो बहुत सारे। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अभी तक दलितों का मेजर वोट बीजेपी को किसी स्टेट में नहीं मिला है। कोशिश जरूर हो रही है, जनजातियों, आदिवासियों को मिला है, दलितों का नाम है, पिछड़े वर्ग का वोट मिला है। तो इसलिए ये सारे इसमें देखते हुए कौन से नाम हो सकते हैं? तो एक तो प्रवेश वर्मा, मेरे से पूछा जाए तो 2-3 नाम तो मैं, जैसे आशीष सूद और प्रवेश वर्मा। आशीष सूद विद्यार्थी डीयू के अध्यक्ष रहे हैं, विद्यार्थी परिषद संघ के पुराने कार्यकर्ता, अच्छे वक्ता है, छवि अच्छी है, और क्या इस समय वो गोवा के प्रभारी हैं और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं, तो उनका और वो शांति से कभी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं। प्रवेश वर्मा का पूरा परिवार संगठन से जुड़ा है, पत्नी भी जुड़ी हुई है और परिवार पर कभी कोई आरोप नहीं लगा है। और भाई परवेश जी के साथ मुझे लगता है एक ही चीज निगेटिव जाएगा कि इतना ना हाइप क्रिएट हो गया है जो भाजपा में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, जो ऑब्वियस होते हैं। जब इतनी बड़ी लड़ाई वो लड़े हैं तो बनता है भाई, ऐसे तो 48 के 48 विधायक वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मोदी जी को तय करना है। अच्छा, एक बात मैं और जोड़ दूं, परवेश वर्मा अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर उप मुख्यमंत्री सिरसा जी नहीं बनेंगे, मंत्री तो बन जाए, क्योंकि दोनों जट और जट सिख मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। फिर रेखा गुप्ता की दावेदारी। हालांकि इसमें जो हम लोग कह रहे हैं परवेश वर्मा के साथ जो ये कह रहे हैं कि ऑब्वियस वाला नाम, तो महाराष्ट्र एग्जाम्पल है, ऑब्वियस थे, बनाया गया। एक बात देखिए, दिल्ली में सरप्राइज नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश और बाकी जगह नहीं है कि दिल्ली में कोई सरप्राइज नहीं। पहला, सेकंड, जैसा इन्होंने कहा कि
कि आप किसी जो जीता हुआ विधायक नहीं उसको ले आए किसी सांसद को, इसको तो बिल्कुल उसकी भी संभावना हमको नहीं दिख रही। वो बिल्कुल खत्म कर दी है। तो उसमें अगर देखते हैं तो आसिफ, दो नाम तो हो गए, विजेंद्र गुप्ता जो है अध्यक्ष भी रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, लगातार जीत का, इस बार बीजेपी में सबसे ज्यादा वोट से वो जीते हैं, बल्कि तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, मुस्लिम क्षेत्र का सबसे बड़ा। अमिताभ जी से पूछते थे, अमिताभ जी आप, चूंकि इसमें एक चीज से थोड़ा सा मुझे ये है कि ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य की पॉलिटिक्स नहीं साधी जा सकती है, जो हर्ष जी ने कहा, लेकिन मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मत ये है कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है, इसकी अपनी अलग ये है, डेमोग्राफी है। दिल्ली ऐसा है जहाँ बिहार के लोग भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं, पूरे देश भर के लोग आते हैं। यहाँ जो काम हो रहा है, यहाँ जो आप करिएगा, उसका असर आपको पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में पड़ेगा। तो ये कितना बड़ा फैक्टर है जो कंसिडर किया जा सकता है? देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा कि भाई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भाजपा के संकल्प पत्र को इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं, जैसा सब लोगों ने कहा है। आपने प्रोमिसेस बहुत सारी करी हैं, आपने फ्रीबीज की भी प्रोमिसेस करी हैं। एक मनी कंट्रोल में रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि 13,000 करोड़ अतिरिक्त लगेगा इन फ्रीबीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्लस जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं दिल्ली के, यमुना की क्लीनिंग और एयर पोल्यूशन, इनको सॉल्व करना कहने के लिए आसान बात ज़रूर है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉडीज़ हैं, दोनों लेयर पे आपके अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भाजपा कंट्रोल्ड है, एमसीडी अभी भी आम आदमी पार्टी के कंट्रोल्ड है, तो वो एक लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन तो अभी भी उतना नहीं होगा। तो एक और जनरेशनल शिफ्ट की भी बात है कि भाई हर जगह हम देख रहे हैं कि थोड़ा एक यंग लीडर को पुश किया गया है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, मोहन यादव जी हो, भजन लाल शर्मा जी हो, एक जनरेशनल शिफ्ट भी लाना है आपको। तो दावेदारी तो ज़रूर प्रवेश सिंह वर्मा जी की मजबूत है, क्योंकि जायंट किलर हैं, उन्होंने एक चैलेंज लिया, अपने परंपरागत सीट से नहीं लड़े, लोकसभा की सीट भी उनसे छीन ली गई तो नहीं कहा जाने, हाँ, लेकिन एटलीस्ट रेडी हुए वो लड़ने के लिए। अपनी करियर तो उन्होंने दांव पे लगाई ना। अगर वो हार गए, उनको लोकसभा का सीट नहीं दी तभी ये अटकलें चल रही थी कि शायद उनको यहाँ के लिए, लेकिन एक रिस्क तो लिया ना, रिस्क लिया, एक रिस्क लिया उन्होंने, माने वो जरूर। तो कास्ट है, क्रीड है, अलग अलग राज्यों पे इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता, बट एक मैसेजिंग की बात है, एक सॉफ्ट मैसेजिंग की बात है। पंजाब है, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा कि अभी भी अगर आप 17 पूर्वांचली सीट देखें तो उसमें से 8 आम आदमी पार्टी और 9 भाजपा है। पिछली बार 16 आम आदमी पार्टी और 1 भाजपा थी, बढ़ा है, लेकिन अभी भी होल्ड आम आदमी पार्टी का वहां है, क्योंकि 43% वोट शेयर आया कैसे। लेकिन पंजाबी खत्री समाज जो है, 17 सीटें, जो 16-1 था वो 14-3 हो गया है भाजपा के फेवर में, तभी आशीष सूद जी का नाम चल रहा है। तो अब ये बहुत सारी बातें हैं, सारे नाम का शॉर्ट एनालिसिस, कहाँ मैसेजिंग प्रोज एंड कॉन्स है। प्रवेश वर्मा जी के बारे में सिर्फ एक नेगेटिव जो मुझे लगता है वो ये है कि भाई एक नेपोटिज्म, डायनास्टिक पॉलिटिक्स का आरोप जरूर लगेगा। अगर सीएम का बेटा सीएम बनता है भाजपा में तो कहीं और हो सकता था, हो गया, बहुत फासला हो गया है, लेकिन हाँ, कुछ कह रहे हैं अमिताभ जी जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन जरा सोचिए ना कि साहिब सिंह वर्मा के बाद फासला हुआ एक बार। अरे भाई, वो आदमी लड़के विधायक सांसद बन के आया, 2019 के बाद 24 में टिकट नहीं मिला था, 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीतने वाला वो आदमी था। उसके बाद आप उसको एक ऐसे चैलेंज में फंसाते हैं, या कहें कि वो खुद तैयार होते हैं, जो लगभग असंभव माना जा रहा था। तो मेरा ये मानना है कि इसका, और ये कहा भी जाता है कि राजनीति में मतलब थोड़ी ना है कि अगर किसी नेता का बेटा योग्य है, काबिल है, तो आप उसको भी किनारे करें। बिल्कुल सतेज जी, मुश्किल तो तब होती है कि जब राहुल गांधी चुनाव हारने लगते तो भाग जाते हैं वायनाड। वो है नेपोटिज्म, वो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। ऑप्टिक्स की बात है कि अगर आप परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, अगर ऐसा आप क्लेम करते हैं, तो क्या आप ये रिस्क उठा सकते हैं? बात बिल्कुल सही है, अपने बल पे जीत रहे हैं। एक बार एमएलए भी थे मेरे सतीश जी, 2 बार ये परिवारवाद वाला कितना कमजोर पक्ष है प्रवेश वर्मा के साथ? अरे आप ये तो परिवारवाद पे की जो पॉलिटिक्स है, उससे कौन पार्टी अलग है भाई? ये बकवास है। ये भाजपा वाले प्रचार में मार मार के रखते हैं, इनके यहाँ भी तो 80% परिवार वाला है तो 80%। ये कांग्रेस वाले इसको लड़ नहीं पाते तो हम लोग क्या करें? परिवारवाद की परिभाषा बदल दी गई है। बस एक बात देखिए, प्रवेश वर्मा का जैसा, मतलब हम लोग बिहार के भाषा में लूर लक्षण कहते हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि उनको कुछ मिलने वाला है। बहुत उस तरह के वाइब्स आ रहे हैं। अब काम मिलता है ये हम नहीं कह सकते,
लेकिन इस बात से जो अभी अवधेश जी कह रहे थे, मैं भी सहमत हूं कि आम आदमी की जो फ्रीबी पॉलिटिक्स है वो दिल्ली में अभी हारी नहीं है। 44% के लगभग वोट का क्या होता है, अभी वो पूर्वांचली लोगों का दे रहे थे डेटा, तो पूर्वांचली लोगों को लगता है कि जैसी भी दिल्ली की हवा है, जैसा भी पानी है, उससे ज्यादा वो प्रभावित नहीं है, इसलिए बराबर का सीट रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो अभी अपने हर्षवर्धन जी ने कहा, एक पर्टिकुलर राज्य की होती है अपनी विशेषता कि भाई उस आधार पर तय करे, लेकिन पॉलिटिक्स तो आगे की खेलनी है। तो अगर दिल्ली प्रतिबिंब है, जिसको प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉट दिल्ली को, तो जरूर कुछ ना कुछ यहां से मैसेजिंग करने का प्रयास होगा। और अभी जो मनिंदर जीत सिंह सिरसा का नाम जुड़ा है, वो भी एक हो सकता है। तो ये तो पक्का मानिए कि हमको तो लगता है कि दिल्ली में 1+2 यानी एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम जैसा लग रहा है, जो कि एक पैटर्न बीजेपी ने कई राज्यों में बनाया है। और ऐसे भी देखिए, पहले कहाँ डिप्टी सीएम होता था या डिप्टी। यहाँ पे ये अभिज्ञान, आपका क्या व्यू है इस पे? नहीं, मैं तो उसी व्यू पे कायम हूं, बल्कि अवधेश जी की बात और सतीश की बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि कोई कॉम्बिनेशन मैसेजिंग जो है दिल्ली की, वो बहुत अहमियत रखती है। हर्षवर्धन जी ने कहा कि भाई नासमझी की बात है, लेकिन वो खुद ही सिरसा साहब का जिक्र कर रहे थे। पॉइंट ये नहीं है, बीजेपी को ये अच्छी तरह से पता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की शानदार जीत के बाद ये वाकई अंग्रेजी में जिसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक उनको मिल गया, दिल्ली की जीत। क्योंकि 70 सीटों का प्रश्न नहीं है, दिल्ली का एक राष्ट्रीय सिंबॉलिज्म है और उसका इस्तेमाल करना न सिर्फ बहुत बढ़िया बीजेपी जानती है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो रणनीति में बहुत शार्प है, दूसरी चीज वो उसको जितनी दूर तक ले जाना चाहेगी वो पूरी कोशिश करेगी उसके लिए, और निकटतम उसके उस लिंकेज को एस्टैब्लिश करना, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो उसके लिए पंजाब होगा, सिरसा साहब के माध्यम से करे, वो जैसे भी करे। तो ये भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि लोकसभा के बाद जो माहौल में एकदम से यू टर्न आया है बीजेपी का, उसका कल्मिनेशन हो गया है दिल्ली में बीजेपी के लिए कि ये पकड़ बीजेपी अभी भी उत्तर भारत में रखती है और महाराष्ट्र की जीत तो पश्चिम भारत की जीत है। तो इसको जितना दूर तक ले जाया जा सके, जितना इसके स्ट्रेच को बढ़ाया जा सके, वो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होगा। परिवारवाद वाले विषय पे तो कुछ कहना नहीं, क्योंकि अब तो मैं तो नहीं मानता कि राजनीति में, सतीश ने सही कहा कि बीजेपी बोलती रहे, लेकिन परिवारवाद तो कहीं कोई मुद्दा जो है वो बचा ही नहीं है यहाँ तक भारतीय राजनीति। जी, इसमें चूंकि जो अभी अभिज्ञान कह रहे थे कि जो लोकसभा चुनाव के बाद अचानक से यूटर्न हुआ है बीजेपी के परफॉर्मेंस में, उसमें एक बड़ी भूमिका संगठन की भी रही है, संघ की भी रही है। तो दिल्ली में भी लोग कह रहे थे कि बहुत जितोड़ मेहनत ग्राउंड पे किया गया, यहाँ पे बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी से लेके हर बूथ, हर ब्लॉक तक। तो संघ का कितना चलेगा इसमें? ठीक है सर, भाजपा के जो होंगे वो तो होंगे, लेकिन संघ कोशिश करें कि भाई हमने इतनी मेहनत की तो हमारी पसंद होनी चाहिए इसमें। देखिए, एक तो ये कि मैं इस वाले थियरी से बहुत नहीं अपने आप को एसोसिएट कर पाता कि संघ ने इस चुनाव में मेहनत की, इसमें नहीं की। ठीक है, कभी कोई पत्रकार लिख देता है, कभी कोई छाप देता है। संघ तो 24/7 वर्किंग मशीन है, वो सोसाइटी में काम करती है। पॉलिटिकली उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि उसी तरह के, अब जब आप आइडियोलॉजिकली कभी उल्टी दिशा में खड़े देखेंगे तो भाजपा को उसका नुकसान होगा, तब लगेगा कि संघ नहीं लगा। अगर आइडियोलॉजिकली दोनों एक साथ खड़े दिख रहे हैं तो लगेगा कि संघ ने तो बड़ी ताकत लगा दी। लेकिन मेरा मानना है ताकत तो भाजपा की है, और संघ का जो मूल है कि उसका कोई भी अनुषांगिक संगठन दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा। विचार में मदद होगी, व्यक्ति कोई अच्छा है मदद होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कोई संघ चुनाव लड़ा रहा है। अब बात यह है कि संघ दखल देगा क्या? संघ दखल नहीं देता है, लेकिन संघ ये तो चाहेगा ना कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे वैचारिक तौर पर आगे बढ़ने में आसानी हो। अब उसमें कौन से लोग होंगे? जिनका वैचारिक अधिष्ठान वही है, जो वहीं से पलते नाम तो सुझाएगा ना। नहीं, जो वो तो नियमित चर्चा होती है। जैसे इस चुनाव के लिए भी ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हो रही होगी, और जब वो नाम लेकर जाएंगे जो विशेष करके संगठन महामंत्री का पद है, वो तो पूरी तरह से संघ का ही प्रचारक है।
तो वो तो उस पैमाने पर जब चर्चा होगी तो उसमें हर एक में बैठेंगे, तो वो नाम वो आएगा ही आएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो नाम मुझे दिख रहे हैं, जो संघ संगठन जो उसके विचार परिवार से जुड़े हैं, वैचारिक अधिष्ठान से, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा दिखती है मुझे। और एक चीज मैं कहूं, चूंकि बार बार ये चर्चा हो रही है, तो अभी अभिज्ञान जी ने भी कहा और सतीश जी भी कह रहे हैं, ये सच है। जैसे अभी अमिताभ जी ने उसको संकल्प पत्र पूरा करने वाला कहा, अवधेश जी ने कहा कि बड़ा ये, लेकिन जरा सोचिए आप, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती है तो क्या होता है, नया रायपुर बन जाता है। जो गांधीनगर, भले वो प्लानिंग उसकी कांग्रेस के समय हुई, वो अभी की प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल लेकर गए नरेंद्र मोदी लेकर जाते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के समय में जिस तरह से भोपाल, इंदौर और दूसरे शहरों को आगे बढ़ाया गया, और जो एक मॉडल के तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारे यहां से बेहतर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा हवाई अड्डे। और दिल्ली में क्या था, दिल्ली में आप आइए तो नाक दबा के यमुना पार कीजिए। दिल्ली में आप आइए तो हालत ये रहती है कि हम लोगों की तो मजबूरी ही यहां रहना, लेकिन साल के 6 महीने कभी क्या है बारिश में डूब गई, कभी क्या है प्रदूषण बढ़ गया तो दिवाली नहीं मना सकते, कभी क्या है ठंडी में AQI बहुत ज्यादा हो गया है। और इन सब के ऊपर दिल्ली को एक तरह से, जो अभी अवधेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही, डेंटिंग पेंटिंग तक इस अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वर्ल्ड क्लास मॉडल कैसे डेवलप करें। ये भारत मंडपम और यशोभूमि तो अच्छा लगता है, लेकिन पूरी दिल्ली कैसे चमके वो मॉडल प्रस्तुत करना है, ये चुनौती भी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब इस बार दिल्ली में कम से कम कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा कि यमुना प्रदूषण होगा जी, फैक्ट्री बह रही है। अब जहां जहां से यमुना जा रही है सब आपके राज हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पराली वहां जल रही, वहां से अहमदाबाद वाला साबरमती रिवर फ्रंट, मोदी जी 3 साल की टाइमलाइन दिए, हम लोग हर डिबेट में 2-4 दिन पे इसको याद दिलाते रहेंगे कि हमको भी यहाँ चाहिए भाई। आप गए कि नहीं अहमदाबाद साबरमती? अमिताभ जी नहीं गए, आप गए? आपको लगता है कितना दिन, आप एक टाइमलाइन क्या देख रहे हैं दिल्ली में? क्योंकि हालांकि यहाँ का रिवर फ्रंट ज्यादा बड़ा है। नहीं, यहाँ बहुत सारे काम, ये जो सरकार थी ना, नहीं यमुना वाला बता रहा हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या थी कि इस सरकार को इस सबको काम करने नहीं आता था। आप समझिए कि हालांकि वो कहते थे काम करने दिया नहीं जाता। नहीं, ना 13,000 से ज्यादा करोड़ रुपए अगर हिसाब देखेंगे तो चाहे नमामि गंगे से हो, जमुना सफाई हो, बाकी इसको मिला था। 23 STP बनाए जाने थे, दो फ्रंट पर काम। पहले STP बन जाए ताकि सीवर के ट्रीटमेंट हो जाए और बाद में उस सीवर को मोड़ दिया जाए दूसरी ओर। 2 दिशा में काम करने की आवश्यकता थी। तो 12 में से उसमें कहीं 4 नट बोल्ट अगर नहीं है तो उसके लिए वो 6 महीना से बंद है। अगर कोई सीरियस होकर के उस पर अभी काम करेगा ना, तो जितने STP जितने निर्माण हुए हैं थोड़ा सीरियस हो जाए तो मुझे लगता है कि ये 12 STP को 6 महीने में चलाया जा सकता है। तो बहुत सारी समस्या का निदान तो वहीं से शुरू हो जाएगा अभी। उसके बाद सेकेंड फेज है करने का, और प्लानिंग बनी है, पैसे उसके लिए है, लोग डिप्यूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और काम करने का अनुभव। तो मेरा अपना मानना है कि जमुना जो है 2 से 2.5 साल में हमको जमुना में काफ़ी बदलाव यमुना में दिखेगा। और ये वार फ्रंट पर दिल्ली में काम होगा, क्योंकि दिल्ली को अगर विश्व का केंद्र बनाना है यहाँ, तो ये दिल्ली को उस रूप में बनाने की आवश्यकता है। और बहुत सारे लोग ये इस समय शीला दीक्षित जी का नाम लेते हैं। देखिए, उनके काल में कॉमनवेल्थ आया तो काम हुआ। इसका बेस मदन लाल खुराना के समय, दिल्ली का जो मास्टर प्लान है वो मदन लाल खुराना के समय बना। जो ये मेट्रो है उसकी आधार भूमि उनके समय बनी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई है तो नरसिंहा राव के समय थोड़ा काम शुरू हुआ। तो पूरी दिल्ली की खुदाई थी। हम लोग उस दौर के लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में धूल फांका है, दिल्ली की ट्रैफिक में मरे हैं। और आज मेडिकल वाले रेड लाइट पे आप चले जाइए तो मतलब शाम तक होश नहीं रहेगा आपको। हाँ, कॉलेज के टाइम में हाँ वाला ये सब तो मुझे लगता था कि क्या हो जाएगा। 10 साल 12 साल तो हम लोगों ने वो चीजें देखी है दिल्ली को बदलते हुए। अब चूंकि भारत को इसका अनुभव हो गया है, निर्माण का अनुभव हो गया। जहां तक पॉल्यूशन का सवाल है तो पॉल्यूशन में देखिए, आप अगर 75% बसें आपकी खराब हैं तो पॉल्यूशन तो दे ही रही है ना, खटखट खटखट करके चलती है, कहीं कहीं उसका AC बंद हो रहा है, सड़कें आपकी जाम है, ट्रैफिक जाम हो रहा है तो पॉल्यूशन बढ़ा रहा है। जो 5 स्टार बड़े होटल्स हैं उनमें जो खासकर ये जो तंदूर वाले चूल्हे को चेंज करना था वो समय के अनुसार चेंज करने की बात थी, जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये सब काम कराए जा सकते हैं, वो संभव है कराना। संभव है। अमिताभ जी, आप क्या देखना चाहेंगे दिल्ली में नई सरकार से? क्योंकि मुझे लगता है जो ताज है वो बहुत सुनहरा ताज नहीं है, बहुत ही कांटों भरा ताज है। इतनी उम्मीदें आपने बांध दी लोगों की, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फ्री बीज वाला थोड़ा कांटों वाला, फ्री बीज पर कंपटीशन में आ गए। फ्री बीज पर मैं
चाहूंगा, चूंकि ये तो हमारे चैनल का विशेष सब्जेक्ट रहेगा। अमिताभ जी, आप क्या देखना चाहेंगे दिल्ली में बदलाव? देखिए, मैं तो बॉम्बे रहता हूँ, जब भी चुनाव रहता है तो आता तब तो ज्यादा फील करते हैं, हम लोग तो यूज्ड टू हो गए। वही कह रहा हूँ। और जब भी ये अपना अक्टूबर नवंबर में जब पिछले दिनों जब भी आया तो जरूर एयर पोल्यूशन ने इम्पैक्ट किया हेल्थ को। ठीक है, कई बार यहाँ के भी लोगों को मैंने देखा है मास्क पहन के घूमते हुए। तो जो आपने कहा है कि डबल इंजन की सरकार, अब तो अगल बगल के राज्यों में भी आपकी सरकार है, तो शायद 4 इंजन या 5 इंजन अब आपकी है, तो आपकी भाजपा की है। तो ये एक चैलेंज रहेगा। और प्रधानमंत्री ने खुद क्योंकि अपनी गारंटी दी है इसके बारे में, तो ऐसा लोगों को ज़रूर उम्मीद है कि भाई वो पर्सनली ओवरसी करके जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है उसको सॉल्व करे, उसको ये करे। क्योंकि बहुत बात नहीं हुई कि जो फाइनेंसेस हैं कैसे यूज़ हुए। सर ने 13,000 करोड़ का आंकड़ा बताया। जब आम आदमी पार्टी आई थी तो 6,000 करोड़ से ऊपर का सरप्लस था। आज 3,000 करोड़ से ऊपर का हुआ, हाफ हो गया। फ्रीबीज की वजह से 2,000 करोड़ का कर्ज आज 10,000 करोड़ हो गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड जो जीडीपी का वो घट गया, क्योंकि फाइनेंस कैसे होगा। और एक और बात है, आम आदमी पार्टी हमेशा क्लेम करती रही कि डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा सबसे लोएस्ट है। दिल्ली एक हाफ स्टेट है, तो रेवेन्यू वो सब कुछ रेज कर सकता है, लेकिन बहुत सारे खर्चे हैं जो केंद्र सरकार करती है दिल्ली के लिए। सबसे बड़ा खर्चा है पुलिसिंग का, 13,000 करोड़ का है। तो 13,000 करोड़ राज्य का तो सेव हो रहा है ना, जिसको आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पे यूज कर सकते। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक जो 10 साल पहले की सर ने बात करी, ये 10 साल पहले की बात है, बट 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर तो और वीकन ही हुआ है दिल्ली का। और बॉटलनेक्स, ट्रैफिक, गाड़ियां बढ़ रही हुई हैं, तो इसको लिवेबल कैसे बनाया जाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की नजर तो रहती है इस पे। सारे एम्बसीज रह रहे हैं, आते हैं सब यहीं हैं, एम्बसीज हैं, सब लोग यहाँ पे हैं। हम लोग को शर्म तब आती है जब एम्बेसी वाले कहते हैं हम तो छोड़ के जा रहे हैं, बच्चों को बाहर। फ्लाईओवर वही बने हैं जो बाहर हाईवे से जोड़े गए हैं। देखिए, दिल्ली में एक बहुत गलतफहमी है कि एक मिनट जरा, दोनों मेहमान दूर हैं, उनसे इनको ऐसा ना कि हम लोग बाहर बैठे तो हमें समय कम मिल रहा है। विज्ञान जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में आखिर क्या बदलाव देखना चाहेंगे, तो हर किसी ने अपनी अपनी ख्वाहिश बताई। आपकी क्या ख्वाहिश है? सरकार तो बदल गई, सब देखना चाहेंगे, यही यमुना का रिवर फ्रंट देखना चाहेंगे। क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, मैंने अपने लेक्चर्स में इंटरनेशनली भी इस बात को बोला है नरेंद्र मोदी का एज प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हुए। उनकी एक पॉजिटिविटी है जो यूनिक है और बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते, कि वो अपने कोर एजेंडे और डेवलपमेंट के बैलेंस को समझते हैं। ये बड़ी खास चीज है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बात को ज्यादा वजन देकर वो चलते हैं। और चूंकि वो इस बात को समझते हैं, तो उनके रहते हुए वो सब देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, तो दिल्ली के कोर डेवलपमेंट के एजेंडे को मेरे हिसाब से बहुत पुश किया जाएगा। मेरे हिसाब से, मतलब मेरी ये उम्मीद है और मेरा ऐसा सोचना है, उनके पास्ट परफॉर्मेंस और बैलेंसेस को देखते हुए, उनके वेलफेयर स्कीम्स के फोकसेस को देखते हुए, नरेंद्र मोदी के, ये दोनों का संतुलन वो करते हैं। और उसको बहुत मैंने अलग अलग लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है कि इसको कैसे मोदी बैलेंस करते हैं और फिर उनको एडिशनल वोट मिलता है, पुल मिलता है। तो चूंकि दिल्ली छोटी जगह है, लेकिन इतनी अहमियत की जगह है कि पूरे देश की नजर रहती है, यहां से सब कुछ चलता है, सिस्टम का, तंत्र का यहां से। तो इसीलिए मैं बहुत होपफुल हूं कि वो ईयर मार्क करेंगे। मुझे नहीं पता क्या फॉर्मूला होगा, कोई कमिटी बनेगी, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट होगा जो आंसरेबल होगा नरेंद्र मोदी को, जवाबदेह होगा प्राइम मिनिस्टर को, ये बताने के लिए कि दिल्ली में हम ये कर रहे हैं और ये काम इस रफ्तार से। बिल्कुल, परफॉर्मेंस बेस्ड जो है सो फीडबैक आपको देना होगा, ये एक मैकेनिज्म जरूर बनाना होगा। लेकिन एक बात जो पूरे इस चुनाव में निकल के चर्चा का मुद्दा भी था और साबित भी अब हो गई कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की गारंटी से ज़्यादा मोदी की गारंटी पे भरोसा किया है। अब उस गारंटी को लागू कर पाना कितना मुमकिन होगा, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। सतीश जी, मैं आपके पास आऊँगा इस सवाल को लेकर के, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो सबसे पहले आपके पास आता हूँ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि अब दिल्ली में चुनाव हो गया, भाजपा जीत गई तो मुख्यमंत्री कौन होगा, कमान कौन संभालेंगे। अलग अलग संभावनाएं, अलग अलग आधार, अलग अलग समीकरण पर हम लोगों ने अलग अलग नाम रखे सामने, लेकिन कमान कोई भी संभाले, चुनौती सबके लिए सबसे बड़ी ये होगी कि कैसे मोदी की गारंटी को जमीन पर लागू किया जाए। वही मोदी गारंटी जिस पर लोगों ने ज़्यादा भरोसा किया, बजाय इसके कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर भरोसा करने का। सतीश जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ उसी सवाल को लेकर के, ये कितना संभव आपको दिख रहा है? चूंकि हुआ क्या कि फ्रीबीज हम कह रहे हैं कि हम चांद तोड़ के लाएंगे, तो सामने वाले ने कहा हम सितारे तोड़ के ले आएंगे जी। अब इसमें इतने आगे बढ़ गए हम लोग, अब जनता तो पूछेगी आपसे, चूंकि गूगल का जमाना है, गूगल करेगा, आपका मैनिफेस्टो निकल जाएगा, आपकी बाइट निकल जाएगी कि ये क्या, तो कितना फिजिबल है लागू कर पाना? मेरी बात को अगर ध्यान से सुनिएगा तो बोलूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए फ्रीबी कोई बीच में नहीं बोली। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए फ्रीबी देना और जो विकास कहते हैं, दोनों बाएं दाएं हाथ का खेल है। इसमें तो कहीं से दो राय नहीं। भले वो फ्रीबी को इतना अटैक करते 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 इस मामले में सब केजरीवाल के अनुयायी बन गए, तो वो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो मोदी की गारंटी डेवलपमेंट को लेकर जो है, ट्रेडिशनल जो डेवलपमेंट हम कहते हैं वो वाला, ये अट्टालिकाएं फलां ठिका, वो उसमें तो उनका पूरा फोकस पूरे देश में दिखता है। वो रहेगा ही, वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो एक बात तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, कोई ज्यादा चुनौती नहीं है। चुनौती वो है जो फ्रीबी वाली जनता है। अब उसका क्या करेंगे, उसके लिए क्या अवसर करेंगे, क्या बनाएंगे, वो एक दिक्कत है, वो जो कि पूरे देश में दिक्कत है। पूरे देश में दिक्कत है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो फ्रीबी दे दीजिए। मैं अभी झारखंड में हूं, आपको हर चौराहे पर मैया योजना का पोस्टर, पैम्पलेट और आपको होर्डिंग दिखेगा। तो एक बात ये कहना चाहता। दूसरी बात है, मैं एक टिप्पणी और, आपने पूछा तो एक और कर दूं। देखिए, अभी आरएसएस की बात हो रही थी, शायद अवधेश जी कह रहे थे। अरे आरएसएस के बारे में हमें भी सूचना थी कि जमीन पर उतरी हुई है आरएसएस, लेकिन आरएसएस के बारे में जैसे ही नड्डा साहब ने बयान दिया था लोकसभा में, तो उसके बाद जो है भाजपा है 90 सीट हार गई थी। तो अब एक पेज पर आ गए होंगे तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ ये बात तो है कि भाई ये सबको शायद समझ में आया कि भाई आरएसएस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये शायद दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अमित शाह एक आरएसएस के एक बड़े बड़े नेता के साथ कहीं अहमदाबाद या कहीं और मीटिंग में थे और बयान भी उसमें कुछ आया था। अंतिम बात, हम लोग जब मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो ये वाला बात ध्यान से सुनिएगा, तो सब अब जो है थोड़ा थोड़ा अब जो है हम लोगों को अमित शाह की भी बात शुरू कर देनी चाहिए। कई सारे मुद्दे छेड़ दिए। हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे उनमें से कईयों को छेड़ा भी आपने, वो सब जवाब देंगे मुझे पूरा लग रहा है। शुरुआत हर्ष जी आपसे करना चाहूंगा। नहीं, मैं एक चूंकि अब हम फ्रीबीज पॉलिटिक्स की तरफ आ गए हैं, तो मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि जब कोई नेता, कोई सरकार, कोई पार्टी कुछ नहीं कर पाती है तो फ्रीबीज बांट देती है। उसको लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है और इसमें कुछ लगना भी नहीं, कोई मेहनत भी नहीं करनी, कोई डिलीवरी गवर्नेंस का मतलब नहीं। लेकिन मैं 3 उदाहरण के साथ बताता हूं कि क्यों मुझे पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में ये चमत्कार करेंगे, जिस चमत्कार के हम नाक दबा के यमुना से नहीं, और कुछ दिन में हमको लगता है कि बड़ी बड़ी मशीनें आईटीओ के आसपास यमुना में आपको दिखने लगेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। मतलब सफाई की जो शुरुआत होगी वो दिखेगी। एक वो शहर जहां से मैं आता हूं, जहां आज इतने लोग उमड़ पड़े हैं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद भी जाम लगा हुआ है। 11 महीने में हमारा वो शहर 2019 में बन गया था। 11 महीने में कायाकल्प हो गया था। वो आता है ना मेगा सिटीज जैसा, अगर कुछ बने तो हमारे शहर पर वो बन सकता है। प्रयागराज बोल दिया। प्रयागराज। अब दूसरा हम चलते हैं, जहां अमिताभ जी, जहां से इन्होंने कहा, हमारे दिल्ली को बोल दिया कि जो है, वैसे मुंबई भी हमारी है, 4 साल हम भी रहे वहां, लेकिन इन्होंने कह दिया कि आते हैं तो यहां मास्क वास्क लगाना पड़ता है। ठीक बात है, लेकिन मुंबई सांस लेने लायक नहीं बचती थी, क्योंकि वहां बिल्डिंग तो बन जाती थी, न फ्लाईओवर बनता था, न कोस्टल रोड बनती थी, न ट्रांस हार्बर। उसको देवेंद्र फडणवीस 5 साल की सरकार रही, सब करके दिखाया। आपका कोस्टल रोड बन रही है, आपके टनल बन रहे हैं, आपके ट्रांस हार्बर बन रहा है। मुंबई मीरा रोड भाईंदर तक आपकी मेट्रो जाने वाली है। यह अकल्पनीय था सब। मैं लगातार चूंकि मुंबई आता जाता रहता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं, रुक गया था। खंबा बना है, बना रह गया है। और अब उसके बाद आ जाते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। जिस साबरमती रिवर फ्रंट की हम लोग बात करते हैं, वहां कोई साबरमती नदी नहीं बहती थी।
वहां कालूपुरा भगवानपुरा के इलाके में वहां कच्ची भट्टी दारू की लगती थी, सब गुंडा बदमाश होते थे, स्टेशन जाने में रात में लोगों को डर लगता था। आज वहां सब जाइए तो आपको बढ़िया हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलेंगे रात को खूब मजे लेते हुए। वो 11.5 किलोमीटर पानी लाया जाता है, उसको साफ किया जाता है और पूरे अहमदाबाद के लोग वहां मजे से देर रात तक मौज कर रहे होते हैं, खुश रहते हैं। ये 3 उदाहरण इसलिए जरूरी थे कि तीनों अलग अलग जगह है, लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की है तो कैसे चेंज होता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब एक जरूरी बात, ये सब करिए मोदी जी, ये फ्री बीज वाले से वापस आइए ना। आप ही तो समझाते थे फ्री बीज ज्यादा होगा, नहीं आप ही का बयान है भाई प्रधानमंत्री जी, आप ही ने कहा था कि फ्री बीज पॉलिटिक्स होगी तो हमारा देश श्रीलंका बन जाएगा। तो चलो अरविंद केजरीवाल ने किया, आपको चुनाव जीतना था, सब कुछ करना था, मैं कह रहा हूं दीजिए, लेकिन उनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाइए। ये पैसा बांट के वोट खरीदना रिश्वत बिल्कुल अलग अलग। इसमें एक रास्ता हो सकता है, क्योंकि राजनीति है, आप बिल्कुल फ्रीबीज से पीछे हट नहीं सकते हैं अमिताभ जी। तो एक रास्ता यह है कि आप इतना टारगेटेड करिए कि जो वाकई जरूरतमंद हो उनको ही मिले, और बाकी लोगों को इतना एम्पावर करिए कि हमारे खजाने पर भी असर ना पड़े। ऐसा कोई रास्ता हो सकता है कि नहीं? अब देखिए, इसमें तो यही है कि भाई अगर आप एक व्यक्ति को देंगे और दूसरे व्यक्ति को नहीं देंगे, क्या हमारे पास अब इतनी क्षमता है? रिटर्न फाइल करते हैं उनको हम क्यों देंगे 2200 रुपए 2500 रुपए? नहीं देंगे। हाँ, इस टाइप से कुछ हम फिल्टर लगा। लेकिन 2/3 12 लाख तक टैक्स छूट दिए, छोटी बात नहीं। 2/3 लोग तो जीरो टैक्स रिटर्न भरते हैं। अब ये भी है, तो ITR भरा है लेकिन जीरो टैक्स रिटर्न है। लेकिन टारगेटेड करना चाहिए जरूर, क्योंकि अगर आप महिलाओं का ही देखें, महिला सम्मान योजना जो है, जो भाजपा का तो कुछ और स्कीम नाम है मुझे लगता है, 2500 रुपए है तो 12 महीने मतलब 30,000 रुपए हो गए। अगर आप 10 लाख लोगों को ही देते हैं तो लगभग 3,000 करोड़ हो जाता है। और आम आदमी पार्टी ने तो 40 लाख रजिस्ट्रेशन कराए थे, तो 12,000 करोड़ हो जाता है। तो क्या एक छोटा राज्य, दिल्ली जैसा राज्य, आप महाराष्ट्र में 1,500 रुपए दे रहे हैं, 7 लाख करोड़ का बजट है, यहाँ 70,000 करोड़ का बजट है और 2500 देने की बात है। तो टारगेटेड तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज स्टेट के फाइनेंसेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और उतना डेट रेजिंग कैपेसिटी भी नहीं होता एक जो यूनियन टेरिटरी है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, आपको पता ही है। तो अब ये देखने वाली बात है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं। अब ये हर राज्य में, अभी आप देखेंगे बिहार में भी होगा, अब ये अनाउंस करना ही पड़ेगा, सामने वाला कर देगा। हर राज्य में ये अनाउंस होता जाएगा। और जिस तरह से ट्रेंड है, अगर वो पार्टियां जीतती जाएं जो ये अनाउंस कर रही हैं या इम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो हम तो एक नेशनल लेवल स्कीम की तरफ बढ़ रहे हैं 2029 लोकसभा चुनाव से पहले। ये एक बड़ा चैलेंज होगा अवधेश जी, इसको कैसे पार पाया जा सकता है? क्योंकि अब यहाँ पे आपने लागू कर दिया 500 रुपये सब्सिडी वाला सिलेंडर, महिलाओं को इतना, अब तो बिहार वाले कहेंगे हमने क्या गलती करी भाई, हमें भी दीजिए। नहीं, जहां सरकार है वहां से भी डिमांड होगी कि हमको क्यों नहीं दे, हमको क्यों नहीं दे। ये तो ऐसा केंद्र में आपकी सरकार है। पहले इसको सैद्धांतिक रूप में देखिए कि इसके असर क्या होते हैं। कोई किसी भी देश में अगर परिश्रम साध्य जो है वातावरण नहीं होगा, लोग पुरुषार्थी नहीं होंगे, वो देश उठ के खड़ा नहीं हो सकता है। दुनिया में साम्यवादी सत्ताओं के विध्वंस का एक बड़ा कारण था कि राज्य ने इसी प्रकार से फ्री बीज लेके अपने ऊपर जो है जिम्मेवारी ज्यादा ले ली थी। चीन इसलिए सफल है कि चीन ने अपने को राज्य तो रखा, स्टेट रखा कम्युनिज्म का, लेकिन जो इकोनॉमी अपनाया वो कैपिटलिज्म अपनाया, मार्केट इकोनॉमी अपनाया, इसलिए वो सफल है। तो ये हमारे देश को, अगर दुनिया में जिसको हम विश्व गुरु कहते हैं, विश्व गुरु का मतलब हमको जाके नहीं सिखाना है, हमको देख के दुनिया सीखे कि कैसे जीवन जिया जाता है, यहाँ के लोग कैसे मिलजुल के पुरुषार्थी से दुनिया का इतना बड़ा देश चलाते हैं, बनाते हैं। तो उसके लिए तो अगर ये नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, RSS का लक्ष्य है, तो फिर तो बदलना पड़ेगा। इसके उदाहरण है, जब उन्होंने गैस की सब्सिडी वापस करने की बात अपील की थी, तो इसी देश में कई करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी वापस कर दी थी। यहां तक कि रेलवे में अब खत्म हुआ है, लेकिन फॉर्म में भरना पड़ता था। 60 ईयर के है तो आपको चाहिए कंसेशन की नहीं चाहिए, लोगों ने छोड़ा, और लोगों ने लिख के दिया है। तीसरा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के 7 जो है लाइन का घोषणा पत्र, 7 फ्रीबीज था। इसके बावजूद बीजेपी ने उतने फ्रीबीज की घोषणा नहीं की थी, लॉन्ग टर्म गोल दिए थे, वो चुनाव जीती है। तो अरविंद केजरीवाल में कि फ्रीबीज की पॉलिटिक्स क्या उनकी पराजय से होगी? अब मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कोई पार्टी एक आध चुनाव में उसको धक्का पहुंचे तो पहुंचे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जमीन पर काम करती नहीं है, तो उसके पास यही रास्ता बचता है कि हम आगे बढ़ के घोषणा करें और फिर हम चुनाव जीतें। आम आदमी पार्टी को काम करना था ही नहीं था, उसने ऐसा किया, लेकिन जिन
ये काम पॉलिटिकल रिस्क लेगा कोई? हाँ, नहीं पॉलिटिकल ज्यादा रिस्क नहीं है। अभिज्ञान जी, नहीं, एक मैं खत्म कर रहा हूं। देखिए ऐसा है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र के चुनाव को ये मान लेते हैं कि फ्री वीज पर है, तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति को हम नहीं समझ पा रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस ढंग से एक मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई है, वहां एक वातावरण जो बना, और खास करके ये ध्यान रखिए, लोकसभा चुनाव में लोग कहते हैं कि नहीं, लोकसभा चुनाव में अगर महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के सीटों को माइनस कर दीजिए तो पूरे देश में बीजेपी लगभग ठीक ठाक है। थोड़ा अगर दोनों में हो जाती तो 300 क्रॉस कर सकती थी। तो महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम जो था या हरियाणा का जो चुनाव परिणाम था, उसमें लोगों ने, जो लोग हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रभाव के समर्थक थे, उनको लगा कि हमसे गलती हो गई है, ये सब पार्टियां क्या कर रही हैं। तो लोगों में ये चेतना आ रही है, उसको बीजेपी को उसको आगे बढ़ाना है, जो कल्चरल नेशनलिज्म का भाव है। लेकिन ये है कि चुनाव में तो बड़बड़ करके ये कहा गया ना कि हम सारी जो चल रही है आम आदमी पार्टी की योजना है, नहीं, उसमें शब्द क्या था? नहीं, सुनिए, कल्याण, देखिए मोदी जी का शब्द ध्यान दीजिए कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी, फ्री बीज की बात नहीं की है। कल्याणकारी योजना अभिज्ञान, अशोक गहलोत ने बड़ी कोशिश तो की थी, मोबाइल बांटा था, सब कुछ किया। वायरल वीडियो मुझे याद है कि भले दिया है लेकिन हम वोट तो मोदी जी को दें। नहीं, एक चीज आपने बताया ना, मोदी ब्रांड जो है ना, कि सब्सिडी छोड़ने को आप लोगों ने इतना गौरवान्वित महसूस करा दिया, हुआ था वो बड़ा हुआ था, छोटी बात नहीं थी। और वो भी आपको ध्यान में होगा, मोंटे, चूंकि तब तो हम भी रिपोर्टिंग में ही थे, उस ऑफिस में थे, वो पेट्रोलियम से रिलीज आई कि तब योजना आयोग था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा कि भैया 10 लाख से ऊपर वालों का सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करो। जैसे ही वो आया, टीवी पर चला, 2 घंटे में सरकार को वापस लेना पड़ा। ये यूपीए सरकार थी। और मोदी क्या कहते हैं? वापस लो, हम वापस लेंगे। सत्य जी को जोड़ना, सत्य जी संक्षिप्त में बोलेगा, फिर अभिज्ञान जी के पास चलना, बहुत लंबे समय से उनको इंतजार कर रहा हूं मैं। अरे भैया, हम तो सोच रहे हैं कि अब होली दिल्ली में मनावे, क्योंकि सुना है कि मुफ्त सिलेंडर आने वाला है पहला। अच्छा, ऐसा हमें किसी ने, हमारे गेस्ट टीम ने बताया था कि आप बनारस जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ, तो हमने सोचा कि आपको कौन सा मनता आपका पूरा हो गया कि चले गए काशी विश्वनाथ दिल्ली चुनाव के बाद। हालांकि आपने बाद में क्लैरिफाई किया कि आप झारखंड गए हो, तो काशी विश्वनाथ नहीं गए थे। नहीं, काशी भी गए, वहां शादी में, और काशी भी गए आया है शादी में। नहीं, तब तो बताइए कि अब दिल्ली चुनाव के बाद जो है, अब 2 बाबा धाम के घर चले गए, काशी विश्वनाथ और देवघर। कुछ खास वजह है? कुछ मनता था जो पूरा हो गया आपका? नहीं, शादी विवाह में आया हूँ, लेकिन आते आते में इतना कष्ट, जबरदस्त लहर देख रहा हूँ, कुंभ लहर, जबरदस्त लहर देख। अब अभिज्ञान जी, ये एक जो चुनौती है कि फ्रीबेस से तो अब जितना आगे निकल चुके, पीछे तो सरकार हट नहीं सकती है। देखिए, एक बस फंडामेंटल पॉइंट है, और समझने की सबको जरूरत है, सब लोग जानते भी हैं, वेलफेयर स्कीम्स और फ्री वीज। अभी अवधेश जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जब पार्टियां ये सोचती हैं कि हम जमीन पर उतना काबिज नहीं है या जमीन की हमारी पकड़ कमजोर है, तो चलो फ्री वीज दो और इससे लोक लुभावन तरीके से खींचो वोटर को। वेलफेयर स्कीम जो है वो एक सस्टेन्ड मॉडल होता है, इसके पीछे की इकोनॉमिक्स होती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि उसको आपको एक लंबे समय तक काबिज रखना होता है, उसकी इफेक्टिविटी फिर आपको राजनीतिक तौर पर भी हासिल होती है, और इसी तरह से इसको रीड किया जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमी में। फ्रीबीज जो है ये सडन भी होती है, ये चुनाव के आसपास के अनाउंसमेंट के रूप में भी होती है, इनके सस्टेनेबिलिटी पर भी एक क्वेश्चन मार्क होता है। मान लो सरकार नहीं आई और आपने बहुत सारी फ्रीबीज की घोषणा कर दी, तो वो स्वाभाविक है जो नई सरकार आएगी वो अपने हिसाब से इसको रिव्यू करेगी। तो एक किस्म की राजनीतिक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए मेरे हिसाब से फ्रीबीज को लेकर, कि भाई आप कहां तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। लक्ष्मण रेखा यहाँ पे होना चाहिए। अभिज्ञान मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि शो का समय खत्म हो रहा है, लेकिन बड़ी दिलचस्प चर्चा हो रही थी। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे अपनी राय रख रहे थे। आप स्टूडियो में मौजूद मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कोशिश करेंगे नए मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।